ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही सिग्नल प्रोसेसिंग है, तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें समझ आए कि सिग्नल्स क्या होते हैं। इसके लिए हमने, although as the name of the course represents डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, तो हमें सिर्फ डिजिटल सिग्नल को देखना चाहिए। लेकिन हमने सोचा कि हम, क्योंकि एनालॉग सिग्नल एक रियलिटी है और डिजिटल सिग्नल मोस्टली हम इन्हीं एनालॉग सिग्नल से ही हासिल करते हैं, सो व्हाई नॉट टू स्टडी दीज एनालॉग एज वेल। तो फॉर दिस केस हमने कुछ सिग्नल्स को चूज किया जो कि एनालॉग हैं। मिसाल के तौर पे, नंबर वन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इज द इंपल्स सिग्नल, step in unit in step signal or function. Then the ramp signal, then triangular signal, then parabolic signal, then signum signal, then sinusoidal signal. So they are some of the, we should also look at definitely the Gaussian signal. We should also look at the exponential signals. So these are some of the signals which are in the continuous domain, and we will definitely look them in the digital domain as well, in the discrete domain as well. So what we want to look at them, how? As I said earlier, that we want to look at the, as you can see on your screen, I want to show you the definition of this signal. I want to show you how mathematically it is represented. It means जो कुछ इंग्लिश में इन 4-5 लाइनों में लिखा हुआ है, उसको मैं इस लाइन के साथ बताना चाहता हूं, ताकि आपको फील हो कि दैट मैथ्स इज आल्सो saying something, speaking something. The only thing which is left behind, you must be able to listen to it. जैसे आप एक चंद सेंटेंसेस पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ इसका ये मतलब है, तो इस तरह आप एक मैथ्स की इक्वेशन को भी देखें तो आपको पता चले हाँ इसका ये मतलब है। इसका ये भी आपको पता होता है, मिसाल के तौर पे आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं, अगर आपका ए ग्रेड आ गया है तो आपको पता होता है इसका क्या है, क्या इंपैक्ट होगा, पता होता है ना, इससे मेरा CGPA ऊपर चला जाएगा। मिसाल के तौर पे इससे मैं थ्रू आउट माई लाइफ दुनिया को बताऊंगा या बताऊंगी कि मेरा इस सब्जेक्ट में कमांड इतना था कि मुझे टीचर ने द हाईएस्ट ग्रेड पॉसिबल जो था वो मैंने उससे लिया, उसने मुझे दिया नहीं, मैंने उससे लिया। दैट इज गुड। लेकिन अगर आपको वहां पे एफ नजर आ जाता है, अगेन आपको पता होता है कि इसका इम्प्लीकेशन, इसकी इम्पैक्ट क्या है। इसका मतलब है कि आप, मैं डिग्री लेके नहीं निकल सकता, इसका मतलब मुझे अगले सेमेस्टर में फिर ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब है कि मेरे और सब्जेक्ट भी होंगे और ये सब्जेक्ट भी उसमें ऐड हो जाएगा। इसका मतलब मुझे और पैसे भी देने पड़ेंगे। ऑल दीज आर दी इम्पैक्ट्स। और सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट, सारी दुनिया को जब भी ये अपनी दिखाऊंगा ट्रांसक्रिप्ट, जब भी वो यहां पे आएगा कहेगा ओ मसले बहुत ज्यादा हैं, 8 सेमेस्टर को आपने 9 सेमेस्टरों में 10 सेमेस्टरों में पूरा किया। तो डेट दिस गोज, ऑल आर द इम्पैक्ट्स। क्योंकि लाजमी तौर पे आप समझते हैं जब एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर जस्ट ये बोल नाम बोलते हुए बोल जाए ओह आपकी ट्रांसक्रिप्ट में तो इतने एफ्स हैं, तो इसका मतलब कि 80% ही हैज डिसाइडेड। तो जब आप नॉर्मल हालत में जाते हैं और अगर आपके मिसाल तौर पे सारे एज और ए माइनसेस हैं, तो 80% होता है कि आपने उसको, जो अब ओह वो करेगा वो है कि भाई इस 80 को 100 की तरफ ले जाना है। यानी कि चांसेस ऑफ दी सक्सेस आर वेरी हाई। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एफ हैं, डीज हैं, D+ हैं, इसका मतलब है कि 80% तो पहले ही ना है। अब उस 80 से उसको -80 से 100 पे लाने के लिए टू मच एफर्ट्स विल बी रिक्वायर्ड। तो दीज आर दी इम्पैक्ट्स। तो यहां पर भी हम ये देखना चाहते हैं कि जनाब ये इंग्लिश, ये जिस तरह के हम इंग्लिश को समझ गए, हम मैथ्स को भी समझें।
ये क्या बोल रहा है, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, ये सिग्नल है, ये सिस्टम है, इसलिए हमें इसको सीख समझना जरूरी है। इसी तरह इसी चीज को फिर हमने कि अगर हमें फिर भी मैथ्स से थोड़ा सा मसला है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, हमें ग्राफिकली भी उसको देख लें, तो फिर तो हमें बड़ी अच्छी क्लैरिटी से समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि अब हमने उसको ग्राफिकली देख लिया है। यानी अगर मिसाल के तौर पे हमें नहीं पता कि हिरन किसको कहते हैं, तो हमें कोई भी समझाता रहे, इंग्लिश में भी समझाता रहे, मैथ्स में भी समझाता रहे, नहीं समझ आएगी। लेकिन अगर एक हमारे सामने पिक्चर लेकर आ जाए कि ये हिरन है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ये शेर है, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो यहां पे कहने का मकसद ये है कि इसलिए जरूरी है कि आप उसको ग्राफिकली भी देखें और देखें कि क्या डेफिनेशन मैथ्स और ग्राफिक एक ही जुबान बोल रहे हैं या नहीं। देन हम क्या इस चीज को, क्योंकि नॉर्मली एज इंजीनियर हमें हर चीज को फिजिकल उसमें लाने से पहले, रियलिटी में लाने से पहले, क्योंकि हमारी, याद रखें कि अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के पास अपना एक आइडिया लेकर चले जाएं, नहीं आपकी बात सुनने का उसके पास ना टाइम है, इवन आप एक पेपर लिख लें, अपने आइडियाज उसमें डाल के दे दें, nobody will accept it. But if you give a simulation along with this, the chances of acceptance becomes good. I use the word good, क्योंकि अब आपने उसको वो चीज विर्चुअली इंप्लीमेंट करके दिखा दी और उसके रिजल्ट दिखा दिए। अब वो समझता है कि हाँ नहीं, इसमें कुछ जान है। सिर्फ बोलने बोलने से चीज नहीं बनती। इसी तरह जब आप उसकी एनालिटिकली उसको इंप्लीमेंट करते हो, नहीं मैथमेटिकली उसको इंप्लीमेंट कर देते हो और दोनों को कंपेयर करके बताते हो कि दोनों के रिजल्ट्स अप्रोक्सीमेटली सेम है, 100% ही अगला मानता है हाँ नहीं नहीं, दैट्स ग्रेट। आप एनालिटिकली भी वही बात कर रहे हैं, आप सिमुलेटरी भी वही बात कर रहे हैं, दोनों के रिजल्ट सेम है, आपके रिजल्ट के साथ हमें कोई तकलीफ नहीं है, गो अहेड, कम ऑन। समझ आ रही मेरी बात? तो इसलिए हमने कोड को रखा कि जी कोड भी साथ समझो। और मैं आज ही यासर साहब को कह दूंगा कि वो एक लैब इंट्रोड्यूस करें जिसमें आप ये कंटिन्यूस सिग्नल्स और डिस्क्रीट सिग्नल्स मैटलैब में जनरेट करके एक लैब में उनको दिखाएं। क्लियर? तो और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों से इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो पूछेगा ये करता क्या है। आपने मुझे चांद सितारों की बात की चीजें तो की डिफिनेशनों में बता दी, करता क्या है, और आप कहीं कुछ भी नहीं करता तो क्या का फायदा क्या है फिर इसका। यानी यू हैव टू टेल द यूजेस। इसलिए मैंने फिफ्थ पॉइंट पे यूजेस रखे। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम इंपल्स फंक्शन की लें, तो आई होप हमने लास्ट लेक्चर में ये किया हुआ है कि जनाब है दिस इज ए मैथमेटिकल फंक्शन एंड द ऑब्जेक्टिव इज दैट इट इज हैज ए, अदो हम कहते तो ये कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इट इज एन इंपल्स। और हमने लास्ट क्लास में इंपल्स की डेफिनेशन भी की कि इंपल्स कहते हैं किसे हैं। तो इसका मतलब है कि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, ए सडन चेंज अकर्स। आपने फोर्स कहा, मैं कहता हूं सडन चेंज अकर्स, एंड चेंज अकर बिकॉज ऑफ द फोर्स डेफिनेटली। So a sudden change occurs and that signal is called an impulse signal. फिर हमने कहा टाइम t is equal to जीरो तो हो नहीं सकता, तो हमने, अगर आपको याद हो, हमने कहा then it is basically a rectangle with a width which is very small, 10 to 0. फिर मुझे लोगों ने कहा कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है। मैंने कहा नहीं, एरिया अंडर द कर्व 1 है। तो मैंने कहा फिर अगर इसका विड्थ जो है वो डेल्टा है, तो फिर इसका लेंथ जो है वो 1/डेल्टा है, टू गिव यू ए 1। क्लियर है? फिर मैंने आपको इसको कहा कि जी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इसको इंप्लीमेंट करने में इस्तेमाल की, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वो ये एक लाइन है जस्ट,
ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इसके आसपास की दुनिया बनाने की कोशिश, एक लाइन में सब कुछ किया। और यहां पे मैंने एक बुलियन उसको इस्तेमाल लिया, यानी मैंने यहां पे ये नहीं लिखा, मैंने यहां पे ये नहीं लिखा टी इज इक्वल टू जीरो के। मुझे बाद लोगों ने कहा कि यू आर असाइनिंग ए वैल्यू ऑफ जीरो टू टी। मैंने यहां पे लिखा है टी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि द रिजल्ट विल बी अ बुलियन, either ट्रू और फॉल्स। अब when true, when the value of t will be equal to zero, and if the value of t is not equal to zero, it will always give you a false. क्लियर? इसी बात को आप यहां पे आपने देखा कि यहां ने कहा, कह दिया कि एक वेरिएबल वन है x1 और एक वेरिएबल जीरो है x2। तो आपने देखा कि whenever this will be true in one, this one will be multiplied by one and I will be getting a one. अब यहां पे कब दिस विल बी ट्रू? when t is equal to zero. When t will be zero, because I have already defined here a vector which has a value from -5 to +5, and sometime definitely it will take a value of zero. So when it will be a zero, it will give me a one, and that will be plotted here. That will be plotted here. And जैसे मैंने कहा कि if t is not equal to zero, it will give me a false, and that false is here. तो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे t is not equal to zero ट्रू हो जाएगा, लेकिन this will be zero. x2 has been taken as zero. So this will always give me only, it will give me a one at here. And then just simple subplot, plot, labels and title, just to make it a little lookable, presentable. ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने फिर कही, फिर मैंने ये कहा कि जिसका एक इंपॉर्टेंट यूज क्या है। तो मैंने कहा कि जिसका एक इंपॉर्टेंट यूज ये है कि ये मॉडलिंग में किसी भी सिग्नल को या सिस्टम को मॉडल करने में मुझे हेल्प आउट कर सकता है। इस क्लास में किसी एक टीचर स्टूडेंट ने, कौन था, सादिया, सादिया ने यहां पे मिमिक किया था उस दिन कि जी मैं आज से आपकी टीचर हूं, मैं आज से आपकी टीचर हूं, मैं आपको डीएसपी पढ़ाऊंगी। तो व्हाट शी वाज डूइंग ए मॉडलिंग, शी वाज मिमिकिंग लाइक ए टीचर। मैंने आपको इसकी एक और एग्जांपल भी दी थी, एंड दैट वाज एक कमर्शियल की, एक टूथपेस्ट की। तो ये किस तरह मॉडल करता है सिस्टम्स को, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। हम अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको यूं दूं कि आपका कोई भी सिग्नल, क्या आपका सिग्नल कोई भी हो या सिस्टम, क्या कुछ इसी तरह का उसका लुक नहीं होगा? होगा। इवन इफ यू टेक योर वॉइस and you discretize it, it will be something like this, somewhat. ठीक है? नाउ जासिम सोच रहा है कि मेरा जो, लेट इट बी, दिस इज जीरो, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, मे बी मेनी मेनी मोर। अब सना के ज़हन में ये है कि जनाब मेरा जो, अगर मैं, क्योंकि डिस्क्रीट ले रहा हूं, अगर मैं यूनिट सैंपल भी ले लूं एट टाइम t इक्वल टू जीरो, यही होगा ना? नाउ हाउ, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह इसको मिमिक कर सकता है, या कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। क्या ख्याल है मायरा, कर सकता है कि नहीं कर सकता? काशिफ, नाम बताएं, काम बताएं। खिजरा, कर सकता है कि नहीं कर सकता?
खिजरा ने कहा कर सकता है, लेकिन उसने जवाब दे दिया कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसी सिग्नल को या तो मैंने डिले किया या एडवांस किया और इसके एम्पलीट्यूड को स्केल किया, तो ये बन गया। ठीक है ना, ये 0 पे है, मैंने इसको एडवांस करके -3 पे ले आया, मैंने इसको डिले करके 1 पे ले गया, इसको मैं डिले करके 2 पे ले गया, इसको मैं डिले करके 3 पे ले गया, -1 पे ले गया, -2 पे एडवांस करके ले गया। तो इसका मतलब इसी सिग्नल को मैं या तो एडवांस करता हूं या डिले करता हूं और इसके एम्पलीट्यूड को कुछ स्केल करता हूं, तो ये इसी की शक्ल, इसकी शक्ल यही बन जाती है। जैसे सादिया के हाथ में मैंने मार्कर दिया, यानी उसको कुछ चेंज किया और वो टीचर बन गई। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो ये इट इज मिमिकिंग अ सिग्नल, इट इज मिमिकिंग अ सिस्टम। काशिफ इज कंफ्यूज्ड। मिसाल के तौर पे आसान कर देता हूं, मेरा सिग्नल ये है, एक 0 पे, चलें हम इसको और कुछ नहीं करते, 1 ही रहने देते हैं, 1 एंड 2, 1 1 1। अगर ये मेरा इनपुट है, इसको अगर मैं, ये डेल्टा है, डेल्टा फैन है ना, क्या है डेल्टा फैन, ये है कि नहीं है? वी आर कंफ्यूज्ड। हाँ, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। इसके बाद कौन सी क्लास है? कम्युनिकेशन की। इसका मतलब यह है कि यहां पे मैं यार एक ब्लू मार्कर देता हूं सादिया को, तो डीएसपी की टीचर बन गई। फिर उसी सादिया को मैं एक रेड मार्कर देता हूं और कहता हूं कि आज जायद साहब की छुट्टी करा दो, तो किसकी टीचर बन गई? कम्युनिकेशन सिस्टम की टीचर बन गई। फिर मैं उसको एक ग्रीन मार्कर देता हूं, उसके बाद कौन सी क्लास है खिजरा? डीएसपी लैब में जाके उन्होंने यासर साहब को भी कहा जाएं जी आप, आज की टीचर जो है मौजूद है, पहले से मौजूद है, आपकी क्या जरूरत है? तो यहां पे मैंने क्या किया, इसी सिग्नल को मैंने डिले किया, तो डेल्टा ऑफ n -1 बन गया, बन गया। इसी सिग्नल को मैंने, एक मिनट जी, इसी सिग्नल को मैंने इसी सिग्नल को मैंने 2 टाइम डिले किया, तो ये बन गया। इसी सिग्नल को मैंने इसी सिग्नल को मैंने डिले किया 3 टाइम, तो ये बन गया। तीनों को अगर ऐड कर दूं तो क्या बन गया? डेल्टा ऑफ n -1 प्लस डेल्टा ऑफ n -2 प्लस डेल्टा ऑफ n-3 बन गया। अगर ये बन गया तो फिर क्या ये नहीं है? क्यों काशिफ? है ना? इसका मतलब है कि सारा सारा मसला तो इसी के पास है, सारा हल है कि मसला है जो मर्जी कह लो, इसी के पास है, यही इसकी सिग्नल को मॉडल करने में मेरा मददगार है। अब भी निकले? जी, एनीवन यहां से कोई क्वेश्चन करना चाह रहा था, मैंने उसको इंटरप्ट कर दिया था। जी जेंटलमैन, कौन था? जी, अच्छा चले। तो कलर इसलिए मैंने डिफरेंट इस्तेमाल किए ताकि मेरे लिए इसलिए किए कि ये तीनों डिफरेंट कलर के, यानी डिफरेंट सिग्नल्स हैं, एंड आई एम एडिंग देम ताकि आपको फील हो, एटलीस्ट आप जब इसकी वीडियो देखेंगे तो यू विल बी फीलिंग इट मोर कंफर्टेबल। इसलिए मैंने 3 डिफरेंट कलर्स, ग्रीन भी इस्तेमाल किया, रेड भी किया, ब्लू भी किया। ठीक है, नाउ मेक सेंस। तो सादिया के साथ जो है कौन है? मशल। क्या मशल? फिर मैं कह सकता हूं कि दिस माई सिग्नल इज
or can be used or is used to model this signal or a system. तो यही बात मैंने यहां पे लास्ट क्लास में की थी, लेकिन मजे की बात है अगर समझ ओके। तो नेक्स्ट हमने बात करने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट दी स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल। और अगर आपको ये ज्यादा लाइनें लगी हुई अच्छी नहीं लग रही, तो फॉर अ टाइम बीइंग आई शुड बी एबल टू रिमूव दैम। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टेप सिग्नल क्यों इंपॉर्टेंट, क्या है स्टेप सिग्नल? ये है कि जनाब इट इज जीरो, इट इज जीरो, but suddenly it reaches to some value. I'm using the word some value, which may be a 1, and then remain constant on this value. So it is a continuous time signal because the time axis is the independent axis is continuous. Again, ladies and gentlemen, if I show you that in the English, but if I want to show you that this signal is represented by u of t as I shown here, it is equal to 0 when t is less than 0, as you can see here. And whenever this is equal to 1, the value of t will be equal or greater than 0. So this something mathematically is, and the graphically is something which has been written here in English. Again, if I want to show you that the whole crux of this implementation is in this line, the rest is just presentable items, nothing more, to make it more presentable. क्या है? अगेन अगर आप देखें तो यहां पे मैंने लिखा है t इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ठीक है, मिसाल के साथ कौन है? नाइफा। नाइफा इसका आउटपुट क्या एक्सपेक्ट करती हो? इन प्रोग्रामिंग, बिकॉज दिस मैटलब इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मैं नहीं पूछूंगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि आप माशाल्लाह मेरे ख्याल से 3 कोर्सेज प्रोग्रामिंग के पढ़ चुके हैं, स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, देन ऊप्स, बोथ विद लैब्स, और अब आप सिस्टम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो। तो इसका मतलब है कि 3 सब्जेक्ट 3 लैब्स, ह्यूज। तो नहीं पूछूंगा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है। एनी आओ, जवाब बता रही थी नाइफा। इसकी आउटपुट 1 1। नाइफा ने क्या बोला? इसका आउटपुट क्या एक्सपेक्टेड है? इसका मतलब है कि अगर टी की वैल्यू 0 या पॉजिटिव हो तो इट विल गिव यू अ ट्रू, जिसको नाइफा ने 1 कहा, नाइस, और इट विल बी अ फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी अ फॉल्स विच मीन्स 0। यही कहना चाहती है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही बात मैंने, क्योंकि मेरी टी की वैल्यू मैंने एज्यूम किया फ्रॉम -5 टू +5 इन दिस एग्जांपल, तो सम इस जगह तक रहेगा, यहां से लेके यहां तक it will be false. It will always give me a false. And false means 0. And 0 multiplied by 1 will give me a. But whenever this t value will be greater than, which means जो ही मैं इस पॉइंट को टच करूंगा, although कि ये आपको उसी कलर में यहाँ पे नजर आएगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में देखोगे तो यू विल सी अ डिफरेंस। जब यहाँ पहुंचोगे और इससे आगे गुजरोगे तो योर दिस t will become, your this statement will become positive, will become true, it means 1. And then Khizra, it will give you a 1 here, and a 1 multiplied by this constant
1 will give you a 1 and the next one will take a value 1. That is the reason जो ही आप 0 पे पहुंचोगे तो it will jump to 1 and will remain at 1. And then simple plotting है कि I want to make 9 plots and this should be shown as number 2. सब प्लॉट का मतलब होता है कि डिवाइड द प्लॉट इनटू सब प्लॉट्स. हाउ मेनी? 3 into 3. Between 3 rows, 3 columns, 9. But this should be plotted at number 2. Clear? Okay. So अब मसला यह है कि दिखाने से पहले इसके यूज क्या है, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कि अगर किसी चीज का यूज नहीं है, क्योंकि इंजीनियर जो होता है वो अप्लाइड साइंस का स्टूडेंट होता है, यानी ही अप्लाइज. इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप इंजीनियर वाकई बनना चाहते हो तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे तवज्जो देनी होगी. इसका मतलब है कि आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करोगे. जैसे वेरी सिंपल, आज से 20 साल पहले आपको रेगुलेटर के पास जाके, आज अब तो डिमर यूज करते हो, पहले रेगुलेटर होता था, आपको रेगुलेटर के पास जाके पंखे को तेज या आहिस्ता तेज करना पड़ता था. इसका मतलब है कि रात को सोए हुए भी आपको अगर पंखा को बंद करना है तो बिस्तर से उठना पड़ेगा. फिर अगर आप देखें तो यहां पे आप उसने इसके साथ एक रस्सी लगा दी, तो इसका मतलब है कि आपको उस पंखे के से दूर भी, तकरीबन 1.5 फीट दूर भी है, तो टक टक करके आप उसको बंद कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं, वट एवर यू वांट. फिर आपको रिमोट दे दिया कि अपने बिस्तर में लेटे लेटे उसको अपनी मर्जी के मुताबिक तेज कर लो, आहिस्ता कर लो. कल आपको ये भी दिया जाएगा कि आप पंखे को कहेंगे वहीं पे बिस्तर में बैठे हुए जरा बंद हो, जो सर्दी हो गई है. तो देखें ना आपके लिए क्या चीजें पैदा करने की कोशिश की जा रही है. आसानी. वही पंखा जो कि लेट करो 5,000 रुपए का है, जब वो ये काम करेगा कि जी आपको बिस्तर में लेटे लेटे आप उसको तेज और वो कर देंगे तो 7,000 का हो जाएगा, 8,000 का हो जाएगा. अर्धों को उस पर खर्चा शायद उसका 500 रुपए का भी नहीं हुआ, लेकिन जो आपने उसको आसानी दे दी, दैट मेक द डिफरेंस. इसी तरह आपने, जो लोग आप में से ड्राइविंग जानते हैं, गाड़ी तो मैनुअल भी वही है, गाड़ी तो चाहे उसको ऑटोमेटिक कहें चाहे प्रोस्मेटिक कहें, वो भी वही है. लेकिन जो लोग ड्राइव करते हैं उनको पता है कि स्पेशली जब आप शहर में ड्राइव कर रहे हो तो मैनुअल गाड़ी आपके घुटनों को दुखा देती है कोई ड्राइवर इसमें मेल में? नो वन. तो ये जी जेंटलमैन हमारे पास, व्हाट इज योर गुड नेम? लुकमान. तो लुकमान भी है, जासिम है, एनी फीमेल हु नो द ड्राइविंग? खिजरा एंड नाम बताएंगे, आमना. तो इन 3-4 लोगों से अगर मैं कहूं कि अगर ये मैनुअल गाड़ी चलाएं और लट करें यूनिवर्सिटी रोड पे, सख्त जैसे नॉर्मली होता है, सख्त रश है, पैक है, तो घर जाते जाते या कैंप तक जाना है या सिटी तक जाते जाते घुटना इतना दुख रहा होता है कि आदमी कहता है क्यों आए हैं उस पे. यहां पे किसी ने कहा जी नहीं मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हूं. अब उसको पता है कि उसको एक पाँव वो उठा के अगर सीट में भी रख ले, एक पाँव इज एनफ टू डील विद द एक्सेलेटर एंड ब्रेक. तो उन्होंने क्या पैदा किया आपके लिए? आसानी. क्योंकि लोगों ने ये कहा कि जी घुटना थक जाता है, उसको दबाओ और गियर बदलो, फिर दबाओ गियर बदलो, फिर दबाओ गियर बदलो. तो भाई गियर खुद बदल जाए ना. तो जेंटलमैन यहां पे हम बात ये करना चाहते हैं कि द थिंग इज दैट इट गिव्स यू अ ईज. दैट द गोल ऑफ इंजीनियर.
लेकिन उसकी कॉस्ट में आपको पता है, वही गाड़ी सिटी आप लो जो कि मैनुअल है, और वही सिटी आप लो मिसाल के तौर पे जो कि ऑटोमेटिक है, प्रोस्मेटिक है, कॉस्ट में ह्यूज डिफरेंस। ठीक है। तो ये जो दो लेडीज हैं, या मैनुअल चलाने की माहिर हैं या ऑटोमेटिक की? सिर्फ ऑटोमेटिक। लेकिन हमेशा सीखो तो मैनुअल पे, बाद में ऑटोमेटिक पे जाना आसान होता है। लेकिन अगर मैन ऑटोमेटिक पे ही सीखो और मैनुअल पे आओ तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, संभालना ही मुश्किल हो जाता है। एनीहाउ, तो जनाब ये इसका इस फंक्शन, इसका हम बात कहीं से कहीं ले गए। इसका फंक्शन, इसका फायदा क्या है जनाब? हम हमेशा जो भी हमारा सिस्टम होता है उसको हम सिग्नल नॉर्मली या ऑलवेज, मोस्टली जब देते हैं तो इट इज अब्रप्ट। आप कहेंगे ये कब होता है? मिसाल के तौर पे आप वो पीछे पंखा लगा हुआ है, उसको यहां से बटन ऑन करते हो, अब उसको कितनी वोल्टेज मिल रही है? सायरा पीछे पंखा लगा हुआ है, उसको कितनी वोल्टेज मिल रही है? जीरो। उसको कितनी वोल्टेज मिल रही है? जीरो, क्योंकि नहीं चल रहा। ठीक है ना? लेकिन अगर अभी हम एक बटन ऑन कर दें यहां से जासिम, तो पंखा एकदम उसको 220 मिलेगा। इसका एंड देन इट विल रिमेन 220। इट इज लाइक अ स्टेप सिग्नल। और याद रखो कि अगर आपको जब भी कोई सिस्टम, कोई भी सिस्टम, चाहे वो कंट्रोल का सिस्टम है, चाहे वो डीएसपी का सिस्टम है, आपने जब अपने कस्टमर को देना होता है तो आपको कुछ टेस्ट करके उसको देना होता है। मिसाल के तौर पे गाड़ी बनाने वाले ने ये तो नहीं किया होगा, गाड़ी बनाई होगी और अगले दिन मार्केट में लाके खड़ी कर दी, ये लें जी खरीद लो। नो, लॉट ऑफ टेस्ट पहले किए गए, उसमें वो सक्सेस हुआ, रिजल्ट अच्छे आए, तो आपके हवाले कर दी गई। यहां पर भी आप अपने सिस्टम को मुख्तलिफ सिग्नल्स के साथ टेस्ट करोगे। मिसाल के तौर पे आप देखते हो कि अगर अब्रप्ट इसको एक दिया जाए तो क्या ये बर्दाश्त करता है? अगर करता है तो कहां तक करता है? मिसाल के तौर पे यही पंखा 220 अब्रप्ट देते हो तो बर्दाश्त करता है, 440 दे दो तो क्या करेगा? बस फिर आखिरी दफा ही चलेगा। तो कहने का मकसद ये है कि यू हैव टू, दैट इज द यूज, दैट यू विल, आप उसे बताओगे कि जी मैंने इसको स्टेप सिग्नल दे के टेस्ट किया एंड द परफॉर्मेंस इज दिस। मैंने इसको 1000 टाइम्स स्टेप सिग्नल दिया, एवरी टाइम इट वर्क। मेरी बात समझ आ रही है? तो यही वो कह रहा है कि व्हाट यू आर डूइंग, यू आर लुकिंग एट द सिस्टम रिस्पॉन्स एनालिसिस, that you are giving a step signal to a system. Like for example, this is a system, this is a system, and you are giving it a u of, maybe u of n when I will talking in the discrete, or u of t when I'm talking in the continuous. How it behaves, what is the response? Very important. That is called the system response analysis. And you know that this response you may call as y of t, for example, or y of n, for example, is obtained by using the convolution of your input, which is u of n in this example, convolved with, not multiplied, convolved with h of n, which is the response of this system. तो इसका मतलब है कि यहां पर भी ये, that is in the signal convolution, it will be an important thing. And the same thing is, which means the step signal, स्टेप में क्या है? एकदम बढ़ना। लेकिन अगर ये एकदम की बजाय नाइफा स्लोली इंक्रीज हो तो the similar step signal will be called as a ramp signal. What will be called as a ramp signal? इंक्रीज तो वहां भी इंक्रीज है। जैसे अभी आपने देखा कि आप एकदम यहां पे पहुंचे और 1 कर दिया। दूसरे केस में आपने क्या किया, फिर भी आप 1 को पहुंचे लेकिन आपने टाइम लिया, तो then it will be called as a ramp signal.
Now, what we want to see, want to look at in the ramp signal, that how the system behaves to an input, which is the signal is increasing, not in a step, but linearly. अब मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया लीनियरली। हाफजा कहती है कि जो लास्ट पर्सन बैठे हैं मिडल में, वो बता दें लीनियरली का क्या मतलब होता है। कांस्टेंट क्या, वो कौन सी कांस्टेंट वैल्यू यही तो पूछ रहे हैं। रेट ऑफ चेंज, कांस्टेंट rate of change. If your rate of change is constant, then the signal is called linear signal. जैसे अभी आपने देखा कि मिसाल के तौर पे ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, तो 0 से 1 तक जो चेंज है, लेट करें कि यहां से यहां तक चेंज आई, फिर 1 से 2 तक अगेन चेंज सेम रही, चेंज सेम रही, 2 से 3 तक चेंज सेम रही। इसका मतलब है कि ये सिग्नल लीनियर सिग्नल है। इसमें जो रेट ऑफ चेंज है, रेट है, एनी हाउ विद ए ग्रीन शर्ट, नाम बताएं और बताएं कि रेट का क्या मतलब होता है। नाम नाम क्या बताया आपने। तलहा साहब ने जो कहा, मैन विद द ग्लासेस, जेंटलमैन विद द ग्लासेस, एग्रीड विद तलहा और नॉट। इन्होंने तो कहा कि 111 आए या समथिंग, उसको रेट कहते हैं। आप क्या कह रहे हैं। ये नहीं कहना मुझे सब्जी मंडी जाए वहां से रेट पता चलता है। इसका मतलब है कि ये जो आप इस्तेमाल करते रहे हैं, इतना पढ़ते रहे हैं मैथ्स, d/dt, दिस इज राइट। इसमें कोई 111 और 000 तलहा नहीं है। द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड रेट। क्लियर। टाइम भी जरूरी नहीं है, इट माइट बी d/dx, because this is just the independent variable. So change with respect to the independent variable is a rate. इसलिए तो मैथ्स हमें बुरा लगता है, क्योंकि वो सही सही बातें करता है। तलहा कुछ भी बोले, वो अपनी जुबान नहीं बदलता। ठीक है तलहा। ओके। तो जनाब, हमने रैंप सिग्नल में क्या चीज देखना चाहते हैं। हम रैंप सिग्नल में यही देखना चाहते हैं। ओके, so you got what mean by ramp. How we represent graphically? Very simply, it is that अगर हम ये कह रहे हैं कि इट इज ए लीनियर, और हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि जी वट एवर द चेंज इज इन वन, बिकॉज, और साथ एक चीज और, कि इट हैज अ स्लोप विच इज इक्वल टू वन, इट हैज अ स्लोप विच इज इक्वल टू वन। अगेन थोड़ा सा मसला आ गया। क्या मतलब है कि द स्लोप इक्वल टू वन।
चलो जी खवातीन, गपशप बंद कर दी। तो हमने यहाँ पे क्या कहा कि जी स्लोप की मैं बात कर रहा था कि डेट इज वन। इसका मतलब होता है कि चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स, जिसको आप मैथ्स की जुबान में यूज करते थे डी वाई बाय डी एक्स। तो वहां तो बस एक मकसद होता था जवाब निकालना। यहाँ जवाब निकालना मकसद नहीं है, यहाँ पे मकसद ये है कि ये देखो कि जितना अगर स्लोप वन है तो इसका मतलब जितना तब्दीली वाई में आ रही है उतनी एक्स में आ रही है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट में आ रही है। ये नहीं कहना कि एक्स में आ रही है यहाँ तो टी है। ठीक है ना, कि खिजरा कह सकती है, नहीं कह सकती। दैट्स ग्रेट। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, और इसको प्लॉट करने में यू कैन सी हियर अगेन मैंने सिर्फ एक इस लाइन को चेंज किया। मैंने क्या कहा कि अगर टी की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन जीरो है तो क्या करो, एक्स को वन नहीं कहा, टी कहा। यानी कि टी की वैल्यू अगर फाइव है, -5 है, तो इसको भी 5 कर दो। अगर -1 है, -2 है, 0 है, वट एवर। एंड इन दिस वे यू आर गेटिंग दी अ प्लॉट। और जब लेस देन 0 है तो बस x2 0, इसको 0 कर दे। यानी एक चीज मैंने यहां पे इस्तेमाल की, लेकिन वो आप मुझे नहीं बताना चाहते कि ये मैं कभी मैं स्टैरिक यूज करता हूं, ए स्टैरिक बी इन मैटलैब, कभी मैं यूज करता हूं फॉर एग्जांपल ए डॉट स्टैरिक बी। शाबाश, बहुत से लोगों ने बोला समझ की भी नहीं आई। लेकिन नहीं, इसका मतलब है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और इसका मतलब है एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पे मैंने डॉट लगाने का मकसद ये है कि हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो। एनी, और जो जवाब आया उसको मैंने थर्ड नंबर प्लॉट के ऊपर शो करवा दिया। क्लियर? फंक्शन फायदा क्या? क्योंकि मैंने भी कहा कि मोस्ट ऑफ द सिग्नल सिस्टम्स को आप जब सिग्नल देते हैं वो एब्रप्टली नहीं आता, इट टेक्स सर्टेन टाइम टू रीच टू द मैक्सिमम। जैसे मिसाल के तौर पे इस पंखे को मैंने स्टार्ट किया तो ये एकदम स्पीड में नहीं आया, इट टुक अ लिटिल टाइम टू रीच हियर। सो इट मींस दी एंड बाज औकात हम सिस्टम को इसी तरह, आप गाड़ी ड्राइव करते हैं अगेन, तो आप एक्सेलेटर एकदम नहीं पूरा का पूरा दबा देते, slowly and gradually you increase it, and you start from zero speed output to maybe 120. Make sense? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि बाज औकात सिस्टम को, यार सिस्टम तो सिस्टम है। जब आप मिसाल के तौर पे आपने एक कुर्सी बनाई, एक एक ऑब्जेक्ट है, अब आप इसको डिफरेंट चीजों की तरह चेक करेंगे। या आपने एक टैंक बनाया, आपने एक एरोप्लेन बनाया, कुछ भी बनाया, उसको आप मुख्तलिफ उसमें चेक करोगे कि अगर इसको अब्रप्ट दिया जाए तो हाउ इट बिहेव, अगर इसको स्लोली दिया जाए तो हाउ इट बिहेव, अगर इसको स्लोली डिक्रीज किया जाए तो हाउ इट बिहेव्स। all the conditions where you have to test it. Once it pass all the tests, you will give it, deliver it to the customer, otherwise no. Got it? कह सकते हैं कि अगर आपका ये जो इंक्रीज का टाइम है that 10 to 0, तो देन डेफिनेटली योर सिग्नल विल स्टेप। और अगर आप कहते हैं कि नहीं दिस टाइम इज समवॉट रीजनेबल, तो देन दिस इज नॉट अ स्टेप। To reaching to the step, it will take a time. That's the reason a new name has been given, which is RAM. And if as it increases and then decreases, then the same signal will be called a triangular signal. नहीं, कभी भी नहीं कह सकते कि हर सिग्नल रैंप सिग्नल होता है। मिसाल के तौर पे कई जगहों पे आप, मिसाल के तौर पे अभी बाज़ औक़ात तो ये जो हमारे ड्राइवर हजरात कुछ नई चीजें दिखाने की कोशिश करते हैं, तो एकदम गाड़ी कोई नहीं करते। अच्छा ड्राइवर, तो जो ड्राइवर हैं उनको पता है कि गिव द एक्सेलेटर स्लोली, वो एकदम पूरा की पूरी गाड़ी को एक्सेलेटर देते हैं और गाड़ी एक खास वो करके व्हील को करती है और आगे निकल जाती है। और जो ही वहां पहुंचती है एकदम उसको ब्रेक लगाते हैं, वो रुक जाती है। गाड़ी को तो पता चलता है, लेकिन उनको मजा आ रहा होता है। नाउ हियर द सिग्नल इज नॉट स्मूथ, इट इज नॉट लीनियर, इट इज नॉन लीनियर।
लेकिन वो टाइम इतना, अगेन अभी वो इतना टाइम इतना स्मॉल है कि वो एक, अब मिसाल के तौर पे यू वांट टू टेस्ट कि अगर इस तरह का कोई इनपुट दे यूजर, तो हाउ द कार इज अ सिस्टम, हाउ द कार विल बिहेव। नहीं, रैंप नहीं है। रैंप में क्या चीज है कि द टू, द स्लोप इज वन। मिसाल के तौर पे यहां पे अब ये हो रहा है कि जनाब टाइम तो लेट करें ये है सो स्मॉल, बट यहां पे जो वो हुआ वो कुछ यूं हुआ, इंक्रीज तो हुआ, लेकिन इट नॉट लीनियर, इट इज अ कर्व, इट इज अ कर्व। तो यहां पे आपको पता चलता है कि इट इज ये हाउ द सिस्टम इज बिहेविंग टू ए, आपके केस के एग्जांपल में, टू ए सिग्नल विच इज नॉट लीनियर। It is no more linear. I hope you understand this, because the slope is not a constant. अभी क्लियर क्या नहीं? क्या ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये बिल्कुल नजर आ रहा है? तो लीनियर में तो फिर तो हो ही नहीं सकता जो आप कह रहे हैं कि अब्रप्ट होगा। लीनियर है तो दैट इज मस्ट है कि उसका रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट। नॉन लीनियर उस वक्त ये होगा जबकि रेट ऑफ चेंज विल बी समथिंग नॉन कांस्टेंट, वेरिएबल। गॉट इट? ओके। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने रैम के बाद, अगर मैं इसी जगह पे आपके साथ रैम की, अगर इसको भी आप देखना चाहें, तो आप यहां पे किस चीज को कर सकते हैं? मॉडल करना चाहते हैं किसी ऐसे सिस्टम को विच हैज अ लीनियर इंक्रीज, और यू वांट टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम टू ए यूनिट रैम्प। कि अगर मैं किसी को एक यूनिट रैम्प यानी कि एक लीनियरली इंक्रीजिंग सिग्नल देता हूं, हाउ द सिस्टम बिहेव्स। ठीक है ना? और कन्वोल्यूशन तो है ही है, जब भी आप रिस्पांस देखोगे तो कन्वोल्यूशन तो होगा होगा, तो वहां भी आपको ये हेल्प आउट करेगा। इसी को अगर आप, लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके साथ देखना चाहें, तो दिस बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ दी, अगेन इट इज अ रैम्प, like a ramp, but it is increasing as well as decreasing. So that's the reason it is called a triangular wave or triangular signal. तो लाजमी तौर पे आपने, जैसे मैंने अभी कहा, एकदम आपने गाड़ी को एक्सेलेटर दिया और साथ ही पांव उठाया और ब्रेक पे पर उसी तरह ड्रस करके लगाया, तो यू वांट टू सी गाड़ी पलटती है, नहीं पलटती, ऐसे ही होता है ना? कुछ तो होगा। हाउ द सिस्टम रिस्पॉन्स, क्या इस किस्म की चीज को ये बर्दाश्त कर सकता है सिस्टम, या नहीं बर्दाश्त कर सकता? So for this, what you are looking at the triangular signal. Again, थोड़ा सा आपको अपनी, जैसे कि हमें कहा गया कि जी हम कुछ क्रिएटिव करें, तो आपको इसीलिए दिया जाएगा कि जी शो अस इन मैटलैब, शो अस इन मैटलैब। इसी तरह, अब अगर लेडीज एंड जेंटलमैन आप ये कहना चाहते हैं कि जनाब इट इज नॉट अ लीनियरली इंक्रीजिंग, as you can see here, it is not a linearly increasing now, it is parabolic. It may be a curve as well, but here it has been shown that it is smoothly increasing, but not linearly. Because you can see in the variable t, that is not t, it is now t square. It is not t, but t square. ये बाकी a और 2 लाजमी नहीं है, a is just giving a एम्पलीट्यूड ताकि बड़ा करके दिखाया जा सके। आप देखना ये चाहते हैं कि बाय चेंजिंग दिस a, हाउ द कर्व शेप चेंजेस। मैंने 0.4 लिया, आप 1.4 लें, आप 0.4 लें, 0.5 लें, 0.6 लें, 0.7 लें, एंड लुक एट दी how the curve, and it will be nice if you plot them on the same graph and see how it works.
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंद कर दें दरवाजा, चला गया। ओके, तो दैट सिस्टम विल बी an important signal for you then. जी, it is not linear now. लाजमी तो नहीं। Although we will be in this course, we will be playing only with LTI systems, which are linear time invariant systems. But there are systems which are time variant. There are systems which are non-linear. But उसके लिए बताया कि जी you can go for the advanced signal processing courses. ये नहीं कहा ये होता नहीं है, लेकिन to simplify it, we only take the linear and time invariant system in this course. And in most of the books, you will find the LTI systems, study of the LTI systems. मेरी बात समझ आ रही? Okay. Then is the, ladies and gentlemen, after the parabolic, a very important signal is the sinusoidal signal. क्यों? क्योंकि all the signals are made up of this signal. मिसाल के तौर पे my voice is made up of numerous sinusoids. Your voice is also made up of numerous. It's not only the voice, all the signals. It may be an audio signal, it may be a video signal, it may be a medical some signal. Why? Because you know that when you do the Fourier, it gives you the exponentials. And the combination of these exponential makes this sine waves. याद आ रहा है? थोड़ा सा ये सोच के आए, how the sinusoids and the exponentials are related. अगले वीक में जब मैं आऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि how sine and exponential signals are related to one another, and what give you the Fourier gives exponentials. इसका मतलब वो बताता है कि इसमें एक सिनोसाइड है जिसकी फ्रीक्वेंसी लेट करें 10 है, एक और सिनोसाइड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 11 है, एक और सिनोसाइड है जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। और मैंने इसीलिए एक लैब भी आप लोगों के लिए रखी हुई है जिसमें आप पहले एक ही वेव लेते हो, एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट करते हो, मे बी 10 हर्ट्ज, और फिर उस 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आप फोरियर करके चेक करते हो कि फोरियर 10 वाकई है या नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, आता है नहीं जी बिल्कुल 10 है। फिर आप क्या करते हो, एक 10 की लेते हो, एक 20 की लेते हो, एक 30 की लेते हो, 3 वेव्स जनरेट करते हो सिनोसाइड्स, तीनों को कंबाइन करते हो, आई कॉल इट ए कॉम्प्लेक्स सिग्नल। लेकिन बाय लुकिंग एट दिस सिग्नल, सायरा कैन नेवर टेल यू व्हाट फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट इन द सिग्नल, क्योंकि सायरा अगर मैं उसको उसकी अपनी वॉइस कैप्चर करके दे दूं कि मुझे बताओ इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, शी विल नेवर बी एबल टू टेल मी। But when I will give it to the Fourier, it will tell me that it has the 3 sinusoids. One is of 10 hertz, the other one is 20 hertz, other one is 30 hertz. That makes the sinusoids a very important signal for us. And the main characteristic of the sinusoids are, number 1, amplitude, number 2, frequency, number 3, phase. And Fourier tells us all. Fourier tells us all of 3, especially the frequency and phase. Frequency and phase. Clear? So, ladies and gentlemen, यहां पे अगर आप देखें तो ओके, सिनोसाइड हमने कर लिया, उसके बाद ऑलरेडी आपके साथ ट्राइंगुलर सिग्नल कर लिया है, और देन कम दिस सिग्नम सिग्नल। सिग्नल भी अगर आप देखें तो इट लाइक ए स्टेप सिग्नल, बिकॉज अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो आई कैन शो यू लाइक दिस, इट इज लाइक द सेम बट आल्सो इन द रिवर्स ऑर्डर। यानी अगर ये ग्रेटर देन जीरो में 1 जाता है
तो लेस देन 0 में -1 जाता है। बिल्कुल पॉसिबल है। आपने एक सिग्नल को प्लस, वो सिग्नल को, एक डिवाइस को +48 पे भी चेक किया, -48 पे भी चेक किया। तो इन दिस केस यू विल बी, यू मे बी यूजिंग द सिग्नम सिग्नल्स एज वेल। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? देन a very important signal, sync signal. Because why it is important? Because if I take a sync signal and I take the Fourier of the same, and I take the Fourier of the same, what it will give me? A pulse, a triangular wave. What it shows me? Because it is the Fourier, it means that it means that that it allows a certain band of frequencies and disallow others. So what it represents? A simple low pass filter. A simple low pass filter. And this signal in time domain, this is in time domain, this is in frequency domain. In time domain, at the whole numbers, the magnitude or amplitude will be 0. And for the non-zero, it will have some value. Moreover, at 0, it will have a maximum. And it will go forever. It is never ending. That's the reason we say, and by looking at that, if I take the Fourier of this, although we'll talk about later this. So this is again a very important signal, sync signal. So with this, ladies and gentlemen, I stop. As I said, filter design important hai. And the last is लेकिन उसको मैंने ले रहा that the Gaussian signal. That is important. Gaussian is important from the perspective of the mostly very important. जिसको आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन कहते थे, रिमेंबर? लेकिन इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे इसमें। मोर इंपॉर्टेंट इन दी स्टेटिस्टिकल सिग्नल एनालिसिस पार्ट, राइट? तो अगली क्लास में एनालॉग को हमने खत्म कर दिया। अगली क्लास में मिलेंगे विद दी ओनली डिजिटल डिस्क्रीट, ओनली डिस्क्रीट। क्लियर एवरीवन? इज देयर एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच जी, यू कैन लीव जी। एनी क्वेश्चन?